हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सी एडू पॉइंट बाय शिवानी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इस चैप्टर में हमारे बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर हो रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से, जिसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1, जो कि बताते हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 को, जिसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। सिंपल सी बात है कि हमें डिस्क्लोज करना होता है कि हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ करी गई हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और उसके बाद हमें उन्हें कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमने अप्लाई करे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और उन्हें हमें डिस्क्लोज करना होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या होती हैं। पॉइंट नंबर 1, अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अकाउंटिंग पॉलिसीज़, तो इसके बारे में लिखेंगे हम, दीज आर स्पेसिफिक accounting principles and methods of applying such principles in presentation and preparation of financial statements। इसमें हमें क्या बताया कि दीज आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स, कि कौन कौन सी हमारी स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि हम किस चीज़ में प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं हम यहाँ पर, वैल्यूएशन ऑफ डेप्रिशिएशन। अब डेप्रिशिएशन का हम वैल्यूएशन किस किस टाइप से कर सकते हैं, या तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड से हो सकता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से हो सकता है, या फिर कोई अदर भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि कंपनी कौन सा मेथड यूज़ कर रही है, कौन सा प्रिंसिपल यूज़ कर रही है, ये हमें क्या करना होता है, डिस्क्लोज करना होता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और वो हम डिस्क्लोज कहाँ करते हैं, वो हम डिस्क्लोज करते हैं, पहले हमारा बनता है यहाँ पे P&L, उसके बाद बनती है हमारी बैलेंस शीट, और इसके बाद क्या बनता है हमारा यहाँ नोट्स टू अकाउंट्स। अब यही हम सारी चीज़ें डिस्क्लोज करेंगे कि हमने पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3 और 4 के हमने कहाँ कहाँ क्या क्या डिस्क्लोज किया है। तो यहाँ देते हैं हम अपना डिस्क्लोजर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम, ऑल द अकाउंटिंग पॉलिसीज significant in nature should be disclosed at one place। अभी बताया मैंने कि कहाँ कौन सी प्लेस पे होगी, जब हम लास्ट में अपना नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं तो वहीं हम सारे पॉइंट्स डाल के दिखाएंगे कि हमने यहाँ अपनी सारी चीज़ें डिस्क्लोज की है। क्लियर। पॉइंट नंबर 3, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज भी होती है, और ये हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग पॉलिसी हमारी कब कब चेंज होती है। इसके 3 रीजंस होते हैं, या तो हमें लॉ बोल रहा होता है कि हमें चेंज करनी है, या हमें अपने
अच्छी एक प्रेजेंटेशन दिखानी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खुद बता रहा है कि हमें अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी है। तो इसके वही 3 पॉइंट है, सेम हम वही लिखेंगे वापस से। पहला पॉइंट क्या था? इफ लॉ रिक्वायर्स। नेक्स्ट पॉइंट, इफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स। एंड लास्ट पॉइंट, फॉर बेटर presentation of financial statements। ठीक है, अब आता है हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है कम से कम 4 to 5 मार्क्स में इसी चैप्टर का। वो करते हैं हम, जिसका नाम है, इससे पहले हम इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। कम से कम 4 से 5 मार्क्स तक के बीच में क्वेश्चन आता है, डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अगर हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ का भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये होता क्या है। एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज which has a material मतलब यहाँ पे important effect in current period, or which is reasonably expected to have a material effect in later period should be disclosed। तो यहाँ क्या लिख रहा है देखते हैं हम। कोई भी चेंज आता है हमारा किसमें, अकाउंटिंग पॉलिसीज में, जिसकी वजह से कोई मटेरियल इफेक्ट हो रहा है किसमें, करंट पीरियड में, और रीजनेबली एक्सपेक्ट करते हैं हम कि वो आगे जाके लेटर पीरियड में भी होगा। तो हमें क्या करना है, उस चेंज को हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और डिस्क्लोज कहाँ करते हैं हम, नोट्स टू अकाउंट्स में। पॉइंट नंबर 2, in case of change in accounting policies which has a material effect in the current period, the amount by which any item in the financial statement is affected by such change should be disclosed to the extent ascertainable। Extent ascertainable।
ओके, तो यहाँ पे भी क्या करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा हमें। कब करना होगा, इन केस चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आ रहा है जिसकी वजह से मटेरियल इफेक्ट हो रहा है किसमें, करंट पीरियड में। तो जो द अमाउंट बाय विच एनी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टिव, यानी कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी एक मॉनेटरी वैल्यू अमाउंट चेंज हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कितने अमाउंट से कितने अमाउंट तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी चेंज हो रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट, where such amount is not ascertainable wholly or partly, the fact should be disclosed. यहाँ क्या बताया हमें कि अगर हमारी अमाउंट आधी या फिर पूरी अगर चेंज हो रही है या कोई भी उसमें चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा तो भी हमें उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा या हमें उसका फैक्ट बताना पड़ेगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिर से इसमें नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो इसके होते हैं दो पार्ट। पहला, मटेरियल इन करंट पीरियड, और दूसरा नॉन मटेरियल इन करंट पीरियड बट ascertainable in later period। या तो मटेरियल होगा इन करंट पीरियड, मटेरियल मतलब हमारा इंपॉर्टेंट होगा, और अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, नॉन मटेरियल होगा लेकिन अभी के पीरियड में नहीं, आने वाले लेटर पीरियड में। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो फैक्ट होगा यहाँ पे हमारा फैक्ट ऑफ सच चेंज इन लेटर पीरियड टू बी डिस्क्लोज इन करंट पीरियड। हमें एक पता है एक नॉन मटेरियल चेंज होने वाला है जिसकी वजह से हमारी आने वाले टाइम में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, यानी कि हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, करंट पीरियड में ही उसे मेंशन करेंगे और उसको डिस्क्लोज कर देंगे कि आने वाले टाइम पीरियड में हमारे अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज हो रही है। और इसी में मटेरियल इन करंट पीरियड में अगर हमारा कोई भी चेंज आ रहा है अभी इसी करंट पीरियड में, तो उसके लिए भी हमारे पास दो ट्रीटमेंट होते हैं। पहला, अमाउंट असरटेन कर देंगे, इसका मतलब हमें बताना पड़ेगा हमारी मॉनेटरी वैल्यू में चेंज आ रहा है, मॉनेटरी वैल्यू चेंज्ड। इसका एग्जाम्पल है एसएलएम मेथड से डब्ल्यूडीवी में पहुंच गया हमारा डेप्रिसिएशन, जिसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए। यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलिसी चेंज हुई, इस मेथड से इस मेथड में पहुंच गया, यानी कि हमारे अब डेप्रिसिएशन में क्या दिखाएंगे, अलग वैल्यूज आएंगी दोनों की, यानी कि इससे वो इसमें ट्रांसफर हुआ है, वैल्यू चेंज हो गई। तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आया, एक मटेरियल चेंज आ गया, और जो अमाउंट होगी वो हमें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, अगर हमारे कोई भी मॉनेटरी वैल्यू में चेंज आ रहा है तो हमें उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उस अमाउंट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और नेक्स्ट, अगर नॉट असरटेन, हमारी वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा है लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है, फिर भी हम उस फैक्ट को डिस्क्लोज करेंगे, फैक्ट टू बी डिस्क्लोज्ड, जिस चेंज की वजह से हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में चेंज आ रहा है। यानी कि यहाँ क्या था, नॉन मटेरियल
नॉन मटेरियल इन करंट पीरियड, मटेरियल नहीं है करंट पीरियड में बट असरटेन किस में हो सकता है, लेटर पीरियड में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम फैक्ट बता देंगे कि हमारे लेटर पीरियड में कोई भी चेंजेस आने वाले हैं, हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चेंज करने हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना फैक्ट बताएंगे कि हमने चेंज किया है क्या, और डिस्क्लोज कर देंगे अपने इस करंट पीरियड में कि हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज करने वाले हैं। नेक्स्ट में क्या है, अमाउंट असरटेन, यानी कि हमें पता चल गया हमारे अमाउंट में चेंज आने वाला है और हम कोई मेथड चेंज कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पूरी पोजीशन चेंज होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अमाउंट डिस्क्लोज करेंगे कि इस अमाउंट से डिस्क्लोजर हो रहा है। और अगर अमाउंट डिस्क्लोज नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम फैक्ट बताएंगे कि किस फैक्ट की वजह से ये डिस्क्लोज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू सेलेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी। हम कैसे सेलेक्ट करेंगे अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो इसमें एक छोटी सी लाइन लिखना, कंसिडरेशन फॉर selecting अकाउंटिंग पॉलिसी। कौन कौन से कंसिडरेशन होते हैं, पहला पॉइंट हमारा होता है ट्रू एंड फेयर व्यू, दूसरा होता है हमारा मटेरियलिटी, तीसरा होता है हमारा प्रूडेंस, और चौथा होता है हमारा सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ठीक है, अब हम इन चारों पॉइंट का मतलब समझेंगे। तो सबसे पहली बात, पहला पॉइंट क्या है हमारा, ट्रू एंड फेयर व्यू। हमें अपनी प्रेजेंटेशन जो देनी है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनानी है, उसमें हमें सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट करनी है, बिल्कुल सही चीज़ें दिखानी है, उसे बोलते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, मटेरियलिटी, मतलब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही डिस्क्लोज करनी है, फालतू की चीज़ें हमें डिस्क्लोज नहीं करनी, फालतू की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी। मटेरियलिटी का मतलब ही यही होता है कि हमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है बस वही डिस्क्लोज होगा और कुछ नहीं। प्रूडेंस में क्या आ जाता है हमारा, प्रूडेंस में आ जाता है हमारा कंजर्वेटिज्म। मतलब ये क्या होता है कि फ्यूचर में होने वाले हम लॉसेस तो रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन अपना प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लॉसेस के लिए क्या करते हैं, हम रिजर्व बना लेते हैं, प्रोविजन बना लेते हैं। प्रूडेंस का मतलब यही होता है कि हम आने वाले प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे लेकिन हम आने वाले लॉसेस को रिकॉर्ड कर लेंगे। इसमें चाहो तो आप लिख लेना, इसका मतलब होता है कंजर्वेटिज्म। फ्यूचर लॉसेस रिकॉर्ड करेंगे और फ्यूचर प्रॉफिट इग्नोर। हमने प्रेडिक्ट कर रखा है ना ये, इसलिए। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का ना मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। हमने जैसे इसके एग्जांपल में लिखेंगे हम, 1 मार्च है, हमने एक लैंड परचेज की, ठीक है। अब यही 31 मार्च आ गई, यानी कि कौन सा दिन, बैलेंस शीट बनाने वाला दिन हमारा। और यही आ गई 7 अप्रैल। इस दिन क्या हुआ, ये जो लैंड परचेज की थी हमने, इसकी रजिस्ट्री हो गई हमारे नाम पे। अब देखा जाए तो एक्चुअल में लीगली कब आई हमारे पास ये लैंड, ये आई हमारे पास 7 अप्रैल में, लेकिन हमने परचेज कब करी थी, 1 मार्च में। अब ये बताइए कि हम बैलेंस शीट में इसको शो करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे। जब हमने अपनी बैलेंस शीट बनाई तो इधर एसेट्स साइड में हम शो करेंगे लैंड, जिस भी अमाउंट से थी वो। तुमने यहाँ पे क्या दिखाया, हमने सच्चाई दिखाई कि हमने क्या करा, हमने परचेज कर ली 1 मार्च में, लेकिन रजिस्ट्री कब हुई उसकी, 7 अप्रैल में। लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई तो यही है ना, हमने परचेज कर ली। अब हमारे पास इस डेट पर हमारे पास लैंड तो थी, तो हम क्या करेंगे, हम उसे अपनी बैलेंस शीट में शो करेंगे। और ये जो 7 अप्रैल वाला है, ये सिर्फ एक लीगली फॉर्म के लिए हमें दिखाया गया है कि हमने 7 अप्रैल को परचेज की थी, मतलब परचेज भी नहीं, इस दिन रजिस्ट्री हुई थी हमारी। क्लियर।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। ये हम पहले चैप्टर में कवर कर चुके हैं। हमारे 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन होते हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रुअल बेसिस। गोइंग कंसर्न में होता है हम मान लेते हैं कि हमारी कंपनी कभी भी लिक्विडेट नहीं होगी, और कंसिस्टेंसी में हम देखते हैं कि हम जो एक मेथड, एक रूल फॉलो कर रहे हैं वो हमें कंटिन्यू फॉलो करना है। और एक्रुअल बेसिस में देखते हैं हम कि हम ज़रूरी नहीं है कि कैश बेसिस ट्रांजेक्शन ही हम रिकॉर्ड करें, अगर वो क्रेडिट पर भी हो रही है तो भी हमें रिकॉर्ड करनी होगी। तो बस इसमें हम 3 पॉइंट्स लिख लेते हैं कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस कौन कौन से होते हैं। पहला होता है गोइंग कंसर्न, दूसरा होता है कंसिस्टेंसी, और तीसरा होता है हमारा एक्रुअल बेसिस। इसी के बारे में एक छोटी सी लाइन लिखेंगे हम। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन should not be disclosed if they are followed। हाईलाइट करेंगे वर्ड को, शुड नॉट। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन ये एक कॉमन बात है जो हर कंपनी फॉलो करती है, तो इसलिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हम इसे डिस्क्लोज करें या ना करें। और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है यहाँ फिनिश। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में। अब एक तो ये चैप्टर यहाँ दे रखा है, और यही चैप्टर दे रखा है हमें चैप्टर 11 के यूनिट 2 में। तो अब क्या करेंगे, हम इसे यहाँ स्किप करके हम पढ़ेंगे इस टाइम पे, जब हम चैप्टर नंबर 11 करेंगे ना, 11 का पार्ट 2 जब। तो नेक्स्ट अब हमारी जो वीडियो आएगी वो आएगी हमारे यूनिट 3 पे, चैप्टर नंबर 4 की। और आप सभी प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिससे ये वीडियोज़ आपको लगातार कंटिन्यू पहुँचती रहे टाइमली बेसिस पे। थैंक यू।